नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास बीए पाठ तृतीय में भाग 2 में मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकाल में राजस्थान में लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार व्यतीत होता था। तो देखिए, राजस्थान अपने आप में एक अनुपम संस्कृति और विरासत को लिए हुए था। कालांतर में राजपूत रियासतें होने के कारण राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, मानसिंह जैसे कई महान शासकों ने अपने वीरत्वपूर्ण कार्यों से इस राजस्थान की राजपूताने की पवित्र धरा को पुण्य किया था। इसके अलावा राजस्थान में कई जातियां वर्ण के लोग निवास करते थे और प्रत्येक जाति को अपने अपने तरीके से जाति के अनुसार कार्य सौंपे हुए थे। मध्यकालीन राजस्थान में जाति व्यवस्था पर आधारित पारंपरिक सामाजिक ढांचा अपना अस्तित्व बनाए हुए था। अर्थात जो जातियां थी उन्हें उनके कार्यों के आधार पर या जातियों के आधार पर कार्यों का विभाजन है वो देखने को मिला था। उस समय प्रत्येक जाति के लिए सुरक्षित कार्य है वो होता था। सामाजिक संगठन में प्रत्येक जाति की अग्रता उस जाति की वंशोत्पत्ति और उसके द्वारा अंगीकृत व्यवसाय पर निर्भर करती थी। विशुद्ध व्यवसायों को अपनाने वाली जातियों को सामाजिक संगठन में उच्च स्थान प्राप्त होता था। अर्थात जो से समाज में एक ऊंचा स्थान मिलता था। प्रत्येक जाति का अपना सोपानात्मक ढांचा होता था और जिसमें उसकी विविध शाखाएं अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए खान पान तथा शादी विवाह के रीति रिवाजों का परंपरागत रूप से पालन करती थी। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि श्रीमाली और सांचौरी ब्राह्मण अपनी अग्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पहले के जो रेशमें हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए अपनी ही शाखा के लोगों के अलावा अन्य किसी भी शाखा के ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते थे। अर्थात समाज में जो जाति और वर्ण के नाम पर परिपाटी बनी हुई थी और जाति व वर्ण के अकॉर्डिंग वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस कारण से उनमें आपस में जैसे कुछ ऐसे नियम व प्रोटोकॉल होते थे जिन्हें फॉलो करना होता था। ब्राह्मणों में दूसरे नंबर की जातियां, ब्राह्मणों में दूसरे नंबर की जो उपजातियां वे थी जो केवल ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार करती थी। अछूतों के द्वारा, जो अछूत थे उन अछूतों के द्वारा या अलावा अन्य सभी सवर्ण जातियों का अन्न जल ग्रहण करने वाले ब्राह्मणों में तीसरा स्थान था। तो देखिए, ब्राह्मणों में इस तरह से अलग अलग जातियां वो भी अपने आप में अलग अलग अपने को छोटा या बड़ा मानती थी।
थी। इसके अलावा देखिए अछूतों से दान दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मणों का स्थान सबसे नीचा था और इसी प्रकार राजपूतों में भी अग्रता का है वो भेद था, अर्थात अछूतों में दान दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मणों का स्थान सबसे है वो नीचा था। इसी प्रकार राजपूतों में भी अग्रता का भेद था। अग्रता का मतलब होता है आगे का जो भी होता है उसका क्या था, भेद था। पर्दा प्रथा का पालन करने वाले और नाता न रखने वाले राजपूतों को उच्च श्रेणी का समझा जाता था, अर्थात जो पर्दा प्रथा का पालन करने वाले और नाता न करने वाले जो राजपूतों को है वो उच्च श्रेणी का समझा जाता था, जबकि पर्दा प्रथा न रखने वाले और नाता करने वालों को निम्न श्रेणी का समझा जाता था। ठीक है, अर्थात जो पर्दा प्रथा नहीं रखते थे और नाता करने वाले जो थे उनको निम्न श्रेणी का मानते थे। अब देखिए विविध जातियां और उनके व्यवसाय। तो देखिए राजस्थान में सामाजिक दृष्टि से जाति प्रथा का परंपरागत स्वरूप कायम रहा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसमें परिवर्तन आने लग गए और परंपरागत जाति व्यवसायों के अलावा प्रत्येक जाति के लोगों को विविध व्यवसाय अपनाने पड़े, अर्थात फिर ये जाति प्रथा का जो परंपरागत स्वरूप है वो चलने लगा और आर्थिक दृष्टि से उसमें परिवर्तन आने लग गए और परंपरागत जाति व्यवसायों के अलावा प्रत्येक जाति के लोगों को विविध व्यवसाय है वो अपनाने पड़े थे। अब उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं ब्राह्मण। तो देखिए ब्राह्मणों का आज भी और प्राचीन काल में भी बहुत उच्च स्थान था। ब्राह्मण को ईश्वर के सबसे नज़दीक में से एक माना जाता था। पारंपरिक सामाजिक ढांचे में ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ था। ब्राह्मण जाति अनेक उपजातियों में विभाजित थी। समाज में नैतिक जीवन का आधार ब्राह्मण ही माना जाता था। अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक कर्मकांडों का संपादन, पुरोहित आदि उनके परंपरागत जातीय व्यवसाय थे। कुछ ब्राह्मणों का मंदिर में पूजा पाठ करने का व्यवसाय था और मध्यकाल में कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने अध्यापन के अपने परंपरागत व्यवसाय को अपनाया था और शिक्षा का काम करने वाले ब्राह्मणों को राज्यों से भूमि अनुदान में दे दी जाती थी। कई ब्राह्मणों ने कथावाचन, ज्योतिष तथा वैदिक अध्यापन को अपना व्यवसाय है वो बना लिया था। तो इस तरह से ब्राह्मणों का मुख्य तौर से कार्य था जो धार्मिक क्रियाकलापों को है वो पूर्ण करना, परंतु कुछ ब्राह्मणों ने रसोड़े आदि का कार्य भी शुरू किया था। वह अन्य वे कार्यों पर भी उस समय में ध्यान देने लग गए थे, लेकिन ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। दूसरा है राजपूत। तो देखिए राजस्थान का प्रारंभिक नाम राजपूत था, राजपूताना था, क्योंकि यहाँ की विभिन्न रियासतों में राजपूतों का शासन था, इसलिए राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता था। राजपूत का मुख्य कार्य राजकुल से संबंधित एवं शासक जाति के सदस्य होने के नाते ब्राह्मणों के बाद समाज में राजपूतों का स्थान महत्वपूर्ण था, अर्थात ब्राह्मणों के बाद समाज में है जो राजपूतों का स्थान महत्वपूर्ण था। उनके पास वंशानुगत रूप से छोटी बड़ी जागीरें थी, अर्थात उनके पास वंशानुगत तरीके से छोटी बड़ी क्या थी, जागीरें थी, और यह समाज में अभिजात्य वर्ग की भांति अपनी मान मर्यादा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी, अर्थात ये समाज है वो
अभिजात वर्ग की भांति अपनी मान मर्यादा के प्रति अत्यंत संवेदनशील समाज माना जाता था। सामान्य राजकीय सेवा अथवा सामंतों की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यवसाय को अपनाना वे अपनी कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते थे। राजकीय प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। कान्नड़ देव प्रबंध नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में राजपूत जाति के 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। अर्थात कान्नड़ देव प्रबंध नामक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें राजपूत जाति के 36 कुलों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये कुल उनके उपकुल व परिवारों में विभाजित हो गए थे और राजपूत कुलों की एक बात उल्लेखनीय ये रही थी कि कुल चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह वहाँ कितनी भी पीढ़ियाँ बीत चुकी हो, फिर भी उसी कुल में शादी करना, उसी कुल में संबंध शादी आदि नहीं होते थे। अर्थात जो राजपूतों के अपने कुल थे, जैसे चौहान है, राठौड़ है, कछवा है, तो इनके कुल में चौहानों के साथ शादी नहीं होती थी। चौहान, कछवा, सिसोदिया या अन्यों के साथ कर सकते थे। तो इस प्रकार से इनमें एक ही कुल में विवाह है वो उस समय में अमूमन नहीं होता था। राजपूत लड़की के लिए वर ढूंढना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि उस समय में एक राजपूत शासक को अपनी पुत्री के विवाह के समय टीका का मतलब होता है कि एक दहेज के रूप में जो देना होता था, इसलिए योग्य वर होता था तो उसका दहेज या टीका भी है वो काफ़ी ऊंचा होता था। इन कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए निम्न स्तर की राजपूतों में नवजात कन्या को मार देने की कुप्रथा भी प्रचलित है वो हो गई थी। अर्थात इन कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए निम्न स्तर के जो राजपूत थे उनमें नवजात कन्याओं को मार देने की कुप्रथा शुरू हो गई थी। राजपूतों के कुछ परिवार ऐसे भी थे जो राजकीय सेवा में नहीं थे और न ही व्यापार वाणिज्य में उनकी कोई रुचि थी। ऐसे राजपूत परिवार को कृषि कार्य अपनाने के लिए विवश होना पड़ता था। ठीक है, अब दूसरा आता है वैश्य। वैश्यों को राजस्थान में अमूमतः बणिए कहा जाता था। ब्राह्मणों और राजपूतों की भांति वैश्य भी अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित थे और इनमें अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी आदि कई जातियां थी। व्यावसायिक दृष्टि से व्यापार वाणिज्य और साहूकारी का धंधा वैश्यों का परंपरागत व्यवसाय बन गया था। मध्यकाल में राजपूत राज्यों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने के कारण वैश्य समुदाय न केवल अधिक धन संपन्न हो गया, बल्कि राजपूत राज्यों में उनकी प्रतिष्ठा भी है वो बढ़ गई थी। कुछ समृद्ध वैश्य व्यवसायी जो थे उन्होंने विभिन्न शासकों के काल में अपने अपने धर्म से संबंधित मंदिरों के निर्माण के लिए धनराशि भी प्रदान की थी। अब अगला है कायस्थ। तो देखिए, मध्यकाल में कायस्थों का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और कायस्थों की प्रचलित शाखाओं में भटनागर और माथुर अधिक प्रभावशाली थी। साधारण बोलचाल की भाषा में कायस्थों को पांचोली कहा जाता था और मुगलों के संपर्क में आने पर राज्यों में कायस्थों की सेवाओं की जरूरतें वो पड़ी थी और वे हिसाब किताब रखने, पत्र व्यवहार करने आदि में इस जाति की ने अच्छी दक्षता दिखाई थी। वे फारसी के अच्छे जानकार
प्रशासनिक कार्यों में दक्ष और उस समय की मुगल शिष्टाचार से परिचित थे। अवसर आने पर कायस्थों ने योद्धा के रूप में भी राज की सेवा का कार्य है वो किया था। अर्थात कायस्थों को अमूमन तो क्या बोलते थे, पंचोली। इसके बाद अगला आता है चारण। तो देखिए, ब्राह्मण और राजपूत जाति के गुणों का सामंजस्य हमें चारण जाति से मिलता है और जिसका मध्यकालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थात ब्राह्मण और राजपूत जाति के गुणों का सामंजस्य हमें किस में दिखता है, चारण जाति में दिखता है। शक्ति की उपासना, युद्ध में भाग लेते समय जो राजपूत होते थे उनको उत्साहित करना है। इसके अलावा उनके दरबार में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं को रचने का कार्य है वो कौन करते थे, चारण करते थे। कई बार युद्ध में योद्धाओं की भांति भी शासक का आवश्यकता पड़ने पर साथ है वो देते थे। चारण भाट से भिन्न होते थे, लेकिन भाटों का कार्य है वो वंशावली बनाना होता था। इसके अलावा मध्यकालीन समाज में कई कृषि कार्य करने वाली जातियां भी निवास करती थी। अर्थात उन जातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। वे अपनी आजीविका कृषि व पशुपालन से चलाते थे। अब उनमें कौन कौन सी जातियां, कल्बी, बिश्नोई, जाट, गुजर, धाकड़, माली, अहीर जैसी कई जातियां थी जो कृषि कार्य करती थी। कृषि तथा पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक उनकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही, परंतु बाद में मराठों व पठानों की लूटमार तथा बढ़ते हुए कर भार के कारण वे निरंतर ऋणी है वो होते रहे थे। अर्थात किसान कृषि कार्य करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन पर लूटमार बढ़ने लगी, उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाने लगे और इसके कारण से उनके ऊपर ऋण बढ़ने लगे और किसान है वो ऋणी हो गए थे। और इन कृषि कर्मी जो जातियां हैं, इनकी सहायक जातियों में हम देख सकते हैं खाती यानी सुथार, लोहार, नाई, कुमार, दर्जी, सुनार और तेली। ये जो जातियां होती थी वो ये जो जातियां होती थी ये सब मिलकर के जो कृषि जातियां जो होती थी उनका कार्य है वो करती थी या उनका सहायक कार्य करने का कार्य है वो करती थी। धन्यवाद।